जिनको जानना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। पियाजे के सिद्धांत को पढ़ते हैं हम लोग। पियाजे ने जो सिद्धांत अपना दिया है संज्ञानात्मक विकास का, ये बालकों के संज्ञानात्मक विकास को समझना अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो चीजें भूमिका में तय की जा रही हैं, आप उसे बहुत मन से केवल सुनिएगा, आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। बात किसकी की जा रही है? संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। तो संज्ञानात्मक विकास को क्यों पढ़ना है? क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक बालक अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, या यूं कह लें कि वह वातावरण से समंजस स्थापित कर पाता है, सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है। कोई भी प्राणी अपने परिवेश के प्रति वो इतना जागरूक होता है कि वह अपने परिवेश में ढलना चाहता है, अपने को अपने इन्वायरमेंट में ढालता है ताकि वह उसके अनुकूल व्यवहार कर सके और जीवन को जी सके। इसलिए संज्ञानात्मक विकास को समझना एक अध्यापक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझेगा तो एक बालक की मानसिक प्रक्रिया को वो समझेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास को समझना एक अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब अगर संज्ञानात्मक विकास को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है तो ये संज्ञानात्मक है क्या? इसको समझने के लिए दो चीजें आपको समझ लेना होगा। एक तो संज्ञान समझ लेना होगा, दूसरे संज्ञानात्मक विकास समझ लेना होगा। अगर आप संज्ञान को समझ गए, संज्ञानात्मक विकास को समझ गए, तो आपको टोटल बात शुरुआती कंफर्म हो जाएगी। देखिए संज्ञान क्या है, संज्ञान में क्या चीजें आती हैं, जिसको कॉग्निशन कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन, संवेदन को इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन, जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन जिसको बोलते हैं, प्रतिमा, इमेजरी जिसको बोलते हैं, धारणा, रिटेंशन जिसको बोलते हैं, प्रत्यावाहन जिसको रिकॉल कहते हैं, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन, थिंकिंग, तर्कणा यानी कि रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। यानी कि संज्ञान होता क्या है? संज्ञान में ये सारी बातें होनी आवश्यक हैं। कौन कौन सी बातें होनी आवश्यक हैं? संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावाहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि समस्या समाधान किससे संबंधित होता है। ये शायद क्वेश्चन आपसे पूछा था यूपी टेट या सुपर टेट के में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि समस्या समाधान का संबंध किससे है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है शायद। समस्या समाधान का संबंध किससे होता है? विकल्प में आप देखिएगा, वहां विकल्प सही हुआ है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ये विकल्प में सही हो चुका है। यहां से कोई भी प्रश्न एक उठा करके पूछा जा सकता है आपसे। पहले क्वेश्चन का तरीका यहां से निकलेगा, यानी एक क्वेश्चन निकल सकता है यहां से। टाइप हम समझाते रहेंगे, पियाजे को पढ़ाते रहेंगे, हर एक जगह कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है इस बात की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपसे कोई भी प्रश्न यहां से पूछेगा कि संवेदना का संबंध या सेंसेशन का संबंध, संवेदन का संबंध किससे होता है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। इसी तरीके से प्रत्यक्षण हो गया, प्रतिमा हो गया, धारणा हो गया, प्रत्यावाहन हो गया, चिंतन हो गया, तर्कणा हो गया, इन सारी मानसिक प्रक्रियाओं का संबंध किससे होता है? तो विकल्प में दे देगा संज्ञानात्मक से, भावात्मक प्रक्रिया से, ऐसे ऐसे करके वो विकल्प में दिया रहेगा, आपको विकल्प चूज करना होगा। तो संज्ञान समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और आप नोट भी बिल्कुल इसी तरीके से अपना बना लीजिएगा। कंप्लीट पियाजे हो जाएगा यदि, तो 3 नंबर आपका क्लियर रहेगा किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे? अगर संज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वह तरह तरह की समस्याओं का समाधान करता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो कहता है कि किसी भी संवेदी सूचना को, आप इस पर फोकस करो, किसी भी संवेदी सूचना का, संवेदी सूचना क्या होती है? जो हमारी संवेदनाओं से प्राप्त होती है, या यूं कह लें कि संवेदी अंगों से प्राप्त सभी सूचनाएं संवेदी सूचनाएं होती हैं। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो हमारे संवेदी अंग हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो हम संवेदी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। यानी कि आंखों से किसी वस्तु को देखा, महसूस किया, चाहे जैसे भी, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो जितनी सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में वह समाधान करने में कर लेता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से करने में किया जाता है, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब जो जितना ज्यादा संवेदी सूचनाओं को
चिंतन के जरिए क्रमिक रूप दे पाएगा, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। बालक जो होता है शुरुआत में, जीवन के प्रारंभिक दिनों में, यानी कि जब वो नवजात होता है, ये यूं कह ले कि जीवन में जब वो कम उम्र का होता है, तब उसके अंदर संवेदी सूचनाओं को सोचने समझने और उसको क्रमिक रूप देने की क्षमता कम होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, संवेदी सूचनाओं को सोचने समझने और क्रमिक करने की व्यवस्था उसके मस्तिष्क में आ जाती है। धीरे धीरे वह समस्याओं के प्रति तार्किक तरीके से सोच करके उसका समाधान करने के लायक बन जाता है। यही हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। बात करेंगे कि जीन पियाजे जिस समय अल्फ्रेड बिने के साथ मिलकर के बुद्धि परीक्षणों पर कार्य कर रहे थे, उसी समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर भी इन्होंने कार्य किया था। और ये वो समय था 1922 और 23, यानी कि 1922 और 23 में जिस समय बिने बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे, ये बिने के साथ ये भी सम्मिलित थे उनके अध्ययन में। मूलतः ये जंतु वैज्ञानिक थे पियाजे, मूल रूप से पियाजे जंतु वैज्ञानिक थे, लेकिन बिने के बुद्धि परीक्षणों में इनका भी योगदान था, ये भी शामिल थे। लेकिन बिने जिस समय बुद्धि परीक्षणों में लगे हुए थे, उस समय पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर कार्य कर रहे थे। ये वो समय था 1922 से लेकर के 23, और यही नहीं, 1923 से 1932 के बीच लगभग 5 पुस्तकें संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने प्रकाशित करी। 5 पुस्तकें इन्होंने लिखी बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर। वहीं से इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिया गया है समझने के लिए। पियाजे कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। मतलब यह है, इनके कहने का मतलब यह है, वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है। मतलब ये कह रहा है कि परिस्थितियों का सामना करने यानी समस्याओं का समाधान करना, यहां वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने का मतलब है समस्याओं का समाधान करना। आप इस लैंग्वेज में समझो, यानी समस्याओं का समाधान करना बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है। ये कहते हैं कि ना तो उनकी मेच्योरिटी पर, कि बालक उम्र में बड़ा हो रहा है तो वो परिस्थितियों को समझेगा, समस्याओं का समाधान करने के लायक हो जा रहा है। ये कहते हैं कि नहीं, समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बालक परिपक्व हो जाए, और ना ही इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास अनुभव कितने हैं। यानी अनुभव और मैच्योरिटी पर यह डिपेंड नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति वास्तविकता को कितना बेहतर समझ पाता है। बहुत से व्यक्ति उम्र में अधिक हो जाते हैं, उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है, वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी वस्तु के, किसी भी घटना के, किसी भी परिस्थिति के वास्तविक रूप को समझने में अक्षम होते हैं। किसी भी घटना के, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के वास्तविक परिस्थिति को समझने का मतलब यह है कि उनके उम्र तथा उनके चिंतन के बीच क्या अंतःक्रिया हो रही है। पियाजे भी यही कहना चाहता है। फिर से समझिएगा बात को, जो शब्दावली लिखी है ये बेशक कठिन हो, लेकिन हम जब तोड़ रहे हैं तो इसको आप समझने का प्रयत्न करिएगा। पियाजे कहता है कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति, यानी कि वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति, या यूं कह लें कि समस्या के समाधान करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है। तब किस पर निर्भर करता है? तो कहता है कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है कि उसके परिपक्वता स्तर और उसके अनुभव में क्या अंतःक्रिया हो रही है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है दोनों में, उसके मैच्योरिटी और उसके थिंकिंग यानी कि उसके अनुभव में, जो जीवन में उसने अनुभव किया है, उसके अनुभव और उसके मैच्योरिटी, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, अंतःक्रिया इन दोनों के बीच कैसी है, इसी बात पर निर्भर करता है समस्या का समाधान। यानी कुल मिलाजुला करके पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वह अंतःक्रियावादी विचारधारा पर आधारित है। अंतःक्रियावादी विचारधारा का मतलब ये होता है उम्र के साथ साथ जो भाव, जो अनुभव हमारे अंदर होते हैं वो अनुभव अप्लीकेबल हों, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग वो अनुभव अप्लीकेबल हों। ये अप्लीकेबल तभी हो पाएंगे जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन बेहतर होगा, जब हम मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग अपने अनुभव को संजोए रखें। जितना ज्यादा अनुभवों का संगठन हम करेंगे उम्र बढ़ते हुए उम्र के अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा हम अंतःक्रियात्मक होंगे, और जितने ज्यादा हम अंतःक्रियात्मक होंगे समस्या के समाधान में हम उतने ज्यादा सक्षम होंगे। ये पियाजे के अकॉर्डिंग हो गया। आगे कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने से पहले, ऐसा है कि हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करें, संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी पर हम पहुंचे, उससे पहले आपको कुछ संप्रत्ययों की जानकारी हो जानी आवश्यक है। क्योंकि समझने के लिए जब तक कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे आपको संज्ञानात्मक विकास समझ में नहीं आ सकता है। आइए वो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हम समझ लेते हैं जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए आवश्यक है। सबसे पहला है संप्रत्यय अनुकूलन, एडाप्टेशन जिसको बोलते हैं। ये शब्दावलियां प्रयोग में आएंगी,
जिस समय हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, इन शब्दावलियों का प्रयोग पियाजे के सिद्धांत में होगा। इसलिए सिद्धांत को समझने के पहले उसमें प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियां या कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ताकि वहां पर चीजें आसान हो जाएं। और यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली शब्दावली या पहला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन या एडाप्टेशन, जिसको बोलते हैं। क्या होता है ये अनुकूलन? तो पियाजे के ही अनुसार समझेंगे हम लोग अनुकूलन को। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। समंजन करने का मतलब है सामंजस्य स्थापित करने की, एडजस्टमेंट स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे ही ऐसा पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने मनुष्य को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी होता है और यह बौद्धिक सूचनाओं का संग्रह करता है, बौद्धिक संरचनाओं का संगठन अपने मस्तिष्क में करता है। बौद्धिक संरचनाओं का संगठन अपने मस्तिष्क में मनुष्य इसलिए करता है ताकि वह अपने वातावरण से जुड़ सके, अपने वातावरण से एडजस्टमेंट स्थापित कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके। उसी बात को यह कहता है कि बालक जो है जन्मजात प्रवृत्ति उसके अंदर होती है समंजन करने की, सामंजस्य स्थापित करने की, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। यानी हम अपने परिवेश के प्रति अनुकूलित होते रहते हैं, यह हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लेकिन अनुकूलन इतना इजीली हो नहीं जाता है, इतना इजीली हम अनुकूलन एडाप्टेशन कर नहीं लेते हैं। कहता है कि इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो उप क्रियाएं होती हैं। एडाप्टेशन की दो उप क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली क्रिया होती है आत्मसातकरण, दूसरी क्रिया होती है समायोजन। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न कैसे पूछता है? यही बात लिख देगा, परिभाषा लिख देगा, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर देगा और पूछेगा इसे कहते हैं। जैसे पहला है आत्मसातकरण, एसाइमिलेशन जिसको कहते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है? बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है। जब कोई समस्या बालक के सामने आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वह पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है। यानी हम अपने अनुभवों का सहारा लेते हैं। जब तक हम अपने अनुभव का सहारा नहीं लेंगे, किसी भी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। अनुभव का सहारा अगर है, अनुभव है हमारे पास उसका, तो हम उसका समाधान और आसानी से कर सकते हैं, कोई भी। जैसे पेड़ पर यदि पहली बार चढ़ना होगा आपको, तो काफी कठिनाई महसूस होगी। यदि इससे पहले अनुभव एक बार ले चुके होंगे, कोई भी अनुभव हो चुका होगा सामान्य सतह से ऊपर चढ़ने का, तो आप उस अनुभव का उपयोग करेंगे। यहां पर जरूरी नहीं कि आप पेड़ पर ही चढ़े हों, किसी खंभे पर चढ़े हों, पोल पर चढ़े हों और पेड़ पर चढ़ना हो, तो पोल पर चढ़ने वाले का अनुभव प्रयोग में लाएंगे पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो यही कहता है कि बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है तो समाधान कर लेता है। समायोजन क्या होता है फिर? तो कहता है कि जब समस्या के समाधान में पूर्व की सीखी गई योजनाएं सहायक नहीं होती हैं, तब समायोजन या अनुकूलन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पूर्व का अनुभव है वो किसी समस्या के समाधान में सहयोगी नहीं हो पाता है, उपयोगी नहीं हो पाता है। तो जब पूर्व का अनुभव किसी नवीन समस्या के समाधान में सहयोगी नहीं हो सकता है, तब उस समय अनुकूलन होता है। उस समय अनुकूलन होता है, यानी कि समायोजन, एडजस्टमेंट स्थापित किया जाता है। जैसे पियाजे इसको कैसे समझाता है? पियाजे इसको समझाता है कि एक बालक को कुत्ता दिखाई देता है और इसका रंग होता है काला। माता पिता से वह जानकारी प्राप्त करता है। जब माता पिता से जानकारी प्राप्त करता है तो कुत्ते के विषय की जानकारी उसको दी जाती है। कुत्ते के विभिन्न अवयवों को, पार्ट ऑफ बॉडी, उसके वो मिलान करता है। दो कान, आंख, नाक, कान, पैर, सबका मिलान करता है, पूंछ। उसके बाद उसको बकरी दिखाई पड़ती है, वह भी काले रंग की बकरी दिखाई देती है उसको। अवयवों में समानता, पार्ट ऑफ बॉडी की मिलान इन दोनों के बीच करता है। कलर भी कुत्ते का सेम है, बकरी का सेम है। दो कान इसमें भी है, दो कान इसमें भी है। चार पैर इसके भी, चार पैर इसके भी। पूंछ इसमें भी, पूंछ इसमें भी। वो मिलान करके बकरी को भी कुत्ता मान लेता है। यही चीज होती है कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्व का अनुभव यानी कि कुत्ते का ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध नहीं होता है। बकरी का सही सही ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाया, तब क्या कंडीशन बनेगी अनुकूलन की? तब वो अनुकूलन या समायोजन करेगा। जब किसी नवीन समस्या के समाधान में पूर्व की सीखी गई योजनाएं या पूर्व का प्राप्त अनुभव सहयोगी नहीं होता है, तब प्राणी अनुकूलन करता है, समायोजन करता है। आगे इसका योगदान होगा पियाजे को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है साम्य धारण। क्या होता है? इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण जिसको कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यह एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है।
सिंपल सी बात समझिएगा, आत्मनियंत्रण करना, जब पूर्व का अनुभव किसी नवीन समस्या के समाधान में सहयोगी नहीं हो पाता है, उपयोगी नहीं होता है, योगदान नहीं दे पाता है, ऐसी कंडीशन में बालक साम्य धारण करता है। साम्य धारण की प्रक्रिया उसमें चलती है। साम्य धारण की प्रक्रिया को आत्मनियंत्रक प्रक्रिया कहते हैं। खुद पर नियंत्रण प्राप्त करना। खुद पर नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में वह आत्मसातकरण की प्रक्रिया और समायोजन की प्रक्रिया, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करना और पूर्व के अनुभव के साथ उसका मिलान करना, और मिलान करने में जब बाधा उत्पन्न होती है सामंजस्य स्थापित करने लगता है। सामंजस्य स्थापित करने का मतलब है साम्य धारण स्थापित करके ऑब्जर्वेशन करता है, कुछ नवीन सूचनाओं को प्राप्त करता है, न्यू मैसेजेस उसके संबंध में, न्यू नॉलेज वो प्राप्त करता है। जब नई जानकारियां उसके मस्तिष्क में जुड़ती हैं, उसी समय की प्रक्रिया जब वो नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, वही आत्मनियंत्रक प्रक्रिया होती है, जिसको साम्य धारण कहते हैं। इसके बाद है संरक्षण, कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं। यह भी शब्दावली पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए उपयोगी है। यह भी परीक्षा में भी पूछी जाती है और ये आपको पियाजे के सिद्धांत को समझने में भी सहायक है। यह परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट यही दे देगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है कहलाती है। विकल्प में दे देगा अनुकूलन, समायोजन, साम्य धारण, संरक्षण। तब आपको विकल्प सही करना होगा साम्य धारण। ये बिल्कुल शुरुआत से प्रश्न पूछता है, बहुत इजी प्रश्न होता है, बस एक बार समझने की जरूरत है। संरक्षण क्या होता है? वही संरक्षण जो आप सुने हैं उसी को, कंजर्वेशन वही है, दिमाग में वही बैठाइए। जैसे संवेग संरक्षण आप पढ़े होंगे, कोरिलेट कर दीजिए। यहां पर संवेग संरक्षण क्या होता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी उसके गति और स्थिरता दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। गति और स्थिरता दोनों में जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो उसी को कंजर्वेशन बोलते हैं। यहां भी वही चीज है। क्या होता है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों होती है। परिवर्तन भी होता है वातावरण में और स्थिरता भी होती है। परिवर्तन और स्थिरता दोनों की पहचान, दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता कंजर्वेशन कहलाती है। सिंपली आप ये समझ जाइएगा कि वातावरण में स्थिरता भी होती है, वातावरण में परिवर्तन भी होता है। इन दोनों को समझना संरक्षण कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। यानी आप परिवर्तन को भी समझे बालक और स्थिरता को भी समझे। परिवर्तन और स्थिरता दोनों को अगर समझ गया तब वो कंजर्वेशन की स्थिति में है, संरक्षण की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में कहें कि किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन, वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन और वस्तु के तत्व में परिवर्तन, जिस तत्व से वस्तु बनी हुई है उस तत्व में परिवर्तन तथा उसके रूप रंग में परिवर्तन, दोनों को अलग करने की क्षमता यदि आ जाए तब भी उसको संरक्षण कहते हैं। यानी कि मान लो अगर ये कोई वस्तु है, ये किसी न किसी एलिमेंट की बनी होगी वस्तु, किसी न किसी एलिमेंट की ये वस्तु बनी होती है। इसके रूप रंग में यदि परिवर्तन आ रहा है, इसके रूप रंग में यदि परिवर्तन आ रहा है तो कह रहा है कि इसके रूप रंग में परिवर्तन और जिस एलिमेंट की ये वस्तु बनी हुई है इसमें परिवर्तन, दोनों परिवर्तनों को अलग करने की क्षमता यदि आ गई कि क्या परिवर्तन रूप रंग में हो रहा है या परिवर्तन वस्तु के एलिमेंट में हो रहा है, परिवर्तन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट में हो रहा है या परिवर्तन ऑब्जेक्ट के रूप रंग में हो रहा है, इन दोनों के बीच यदि अंतर करना सीख लिया तब वह संरक्षण की स्थिति में है। यह कंजर्वेशन हुआ। एक और शब्दावली प्रयोग में आएगी संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं। यह क्या होता है? संज्ञानात्मक संरचना किसको कहते हैं? मानसिक क्षमताओं के सेट को, सेट का मतलब समूह, मानसिक क्षमताओं के समूह को संरचना, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। इसी के आधार पर 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। प्रत्येक उम्र के बालकों की कुछ अलग मानसिक संरचनाएं होती हैं, संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं। जो संज्ञानात्मक संरचना 7 साल के बालक की होगी वही संज्ञानात्मक संरचना 3 साल के बालक की नहीं होगी। तो जिस आधार पर हम अलग अलग आयु समूह के बालकों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को अभिव्यक्त करते हैं, समझाते हैं, उसी को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसिक संक्रिया एक शब्दावली है। अगला कॉन्सेप्ट ये है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या कहते होते हैं? मेंटल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। मेंटल ऑपरेशन क्या है? किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करने की जो क्षमता होती है उसी को मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। किसी समस्या के समाधान पर जो चिंतन की क्षमता हमारे अंदर पाई जाती है उसी को मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। और ये जो मेंटल ऑपरेशन होता है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, यानी कि सबकी मानसिक क्षमताएं भिन्न होती हैं। अगली शब्दावली है स्कीम्स। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन।
और जितनी बार मैं पढ़ाता हूं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, स्कीम और स्कीमा ये दो ऐसे शब्द हैं जो सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं कि सर ये स्कीम और स्कीमा होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, फिर कभी दोबारा सुनने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स को कहते हैं व्यवहारों के संगठित पैटर्न को, यानी जो हमारे व्यवहार का संगठित पैटर्न होता है, ऑर्गेनाइज पैटर्न हमारे व्यवहार का होता है। सारे काम हम इकट्ठे नहीं कर देते हैं, उसका एक पैटर्न होता है, उसी को स्कीम्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, कह रहा कि ऐसा पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहते हैं उसको। शब्दावली बेहद सरल है, समझ में आ जाएगी। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहते हैं। जैसे एक बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ाया जाएगा, वर्ग रूटीन के अकॉर्डिंग, किस वर्ग में वह है, उसका रूटीन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो कॉपी किताब अपनी रखेगा। तो जब कोई बालक अपनी कॉपी किताब या किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। हर व्यक्ति व्यवहारों का संगठित पैटर्न रखता है। ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। इसी के कारण हम योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य कर पाते हैं। यदि ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमारे अंदर नहीं होता तो हमारे पास कोई योजना नहीं होती काम करने की, और किसी भी समस्या का समाधान हम कभी नहीं कर पाते। समस्या के समाधान को उसके पदों में जो व्यवस्थित रूप दिया जाता है, देता है, वो यही देता है, हमारे अंदर स्कीम्स होती है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है स्कीमा, ये भी बहुत अधिक बार पूछते हैं बच्चे। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? यह स्कीम से मिलती जुलती शब्दावली है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण हो जाता हो, उसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफी संबंधित है। यानी जो मानसिक संक्रिया हमारी है, मानसिक संक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना, वही स्कीमा कहलाती है। जो संज्ञानात्मक संरचना या मानसिक संक्रिया है, वही स्कीमा है। एक बार फिर से वापस लौटते हैं, संज्ञानात्मक संरचना पर जाते हैं। यही संज्ञानात्मक संरचना है। क्या कि मानसिक क्षमताओं का एक सेट हमारे पास होता है। हमारे पास मानसिक क्षमताओं का सेट होता है, समूह होता है। अलग अलग कार्य की अलग अलग मानसिक क्षमता होती है, सेट होता है। किसी भी समस्या का समाधान करने का जो अनुभव हमारे पास है, किसी भी कार्य को करने का जो अनुभव हमारे पास है, हमारे मस्तिष्क में है, वही उस कार्य से संबंधित मानसिक सेट है। यही संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। चलने का अलग मानसिक सेट है, बैठने का अलग है, खाने का अलग मानसिक सेट है, दौड़ने का अलग मानसिक सेट है, उछलने कूदने का अलग मानसिक सेट है, लिखने पढ़ने का अलग मानसिक सेट है। प्रत्येक कार्य व्यवहार जितने भी हैं, उन सबका मानसिक सेट हमारे मस्तिष्क में है। उसी को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। और उसमें समय समय पर हम सामान्यीकरण करते रहते हैं। वह किस रूप में कब एप्लीकेबल होगा, यह काम हम करते रहते हैं। यही स्कीमा कहलाता है। यानी कि ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, ये वो शब्दावलियां थी जो पियाजे के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए इनको हमने समझाया। यहां से भी परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए पियाजे के सिद्धांत की तरफ चलेंगे। अब हम लोग समझेंगे पियाजे का सिद्धांत कहता क्या है। जीन पियाजे ने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया। पियाजे की यह विशेषता है कि पियाजे ऐसा पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया था। इससे पहले कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक था नहीं जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया हो। सूचना प्रक्रमणित का मतलब है सूचनाओं का संग्रह करना, कलेक्शन करना। ऐसा क्यों करता है? तो ये पियाजे ही कहता है कि मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता रहता है। मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। वातावरण के साथ सामंजस्य जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक उसका जीवन स्थापित नहीं होगा। तो कहता है कि मनुष्य की यही प्रक्रिया, यानी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया ही उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। फिर से रिपीट करते हैं इस बात को। मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का संगठन करता रहता है, संग्रह इसलिए करता रहता है ताकि वह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके।
यही प्रक्रिया उसकी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो अनुभव या जो बौद्धिकता हम अपने मस्तिष्क में स्थापित करते हैं, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो पियाजे ने समझाया है, इस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की दो विशेषताएं पियाजे बताता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की दो विशेषता बताता है। संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया की दो विशेषताएं पियाजे बताता है। प्रक्रिया की दो विशेषताएं बताता है। दो विशेषताओं में पहली विशेषता यह बताता है संगठन, और दूसरी बताता है अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन, इन दो प्रक्रियाओं के जरिए हम अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। संगठन क्या होता है? जब व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों में। संगठन क्या होता है? जब व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। आप नोट करते रहिएगा साथ ही साथ, संगठन किसको कहेंगे? जब व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो बौद्धिक संरचनाएं उसके ज्ञान तथा क्रिया का संगठन करते हैं, तब उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सूचनाओं का, या संगठन कहते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण क्यों करता है? ताकि उसके ज्ञान तथा उसके क्रिया जुड़ सके आपस में। प्रत्येक ज्ञान की कोई ना कोई क्रिया होती है, और जब ज्ञान तथा क्रिया आपस में जुड़ती हैं, तभी वह समायोजन स्थापित कर सकता है अपने वातावरण के साथ, अन्यथा वो अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। बकरी को कुत्ता मान लेना, कुत्ते को बकरी मान लेना, ज्ञान और क्रिया का एक नहीं हो पाना है। अगर कुत्ते को बकरी मान लेता है बच्चा, तो उसकी ज्ञान और क्रिया एक नहीं होंगे। जो व्यवहार बकरी के साथ करना चाहिए था, वो व्यवहार वो उसके साथ नहीं कर पाएगा। जो व्यवहारों का पैटर्न है वो परिवर्तित हो जाएगा। कुत्ते के साथ जो व्यवहार करना है वही व्यवहार बकरी के साथ हो जाएगा। तो व्यवहारों के पैटर्न में दिक्कत आएगी, और जहां व्यवहारों के पैटर्न में दिक्कत आई, वहां अपने परिवेश के साथ सामंजस्य कर पाने में असमर्थ हो जाएगा प्राणी। फिर से रिपीट करते हैं, संगठन क्या होता है? बौद्धिक संरचनाओं का ऐसा समूह जो ज्ञान तथा क्रिया को संगठित करता हो, संगठन कहलाता है। अनुकूलन क्या कहलाता है? कई बार संगठन ऐसा बन जाता है जिसमें ज्ञान तथा क्रिया एक नहीं हो पाती है, तब प्राणी अनुकूलन करता है। तब प्राणी क्या करता है? अनुकूलन करता है। अनुकूलन को अभी हमने पीछे भी समझाया। तो अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं फिर समझाते हैं पियाजे। पियाजे अनुकूलन की भी दो प्रक्रियाएं समझाते हैं, एक आत्मसातकरण और एक समाविष्टीकरण। अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं पियाजे क्या बताते हैं? एक बताते हैं आत्मसातकरण और एक समाविष्टीकरण। आत्मसातकरण में क्या समझाते हैं पियाजे? तो आत्मसातकरण में पियाजे का कहना है कि नवीन अनुभवों को पूर्व की विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। यानी कि जो नवीन अनुभव हैं, नवीन अनुभव को पूर्व के अनुभव के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समाविष्टीकरण में नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना। उदाहरण देकर के अभी समझाएंगे, समझ में आएगा। नवीन के दृष्टि से, नवीन के दृष्टि से पूर्व की बौद्धिक संरचना में, पूर्व की बौद्धिक संरचना में सुधार करना। समाविष्टीकरण कहलाता है। मतलब ये दोनों प्रक्रिया होती है तो प्राणी क्या करता है? अनुकूलन करता है। बात को आप फिर से समझो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पीछे संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है उसकी दो विशेषताएं पियाजे समझाता है। एक विशेषता समझाता है संगठन की, और एक विशेषता समझाता है वो अनुकूलन की। संगठन में वो समझाता है कि मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण इसलिए करता है ताकि उसकी ज्ञान तथा उसकी क्रियाएं जुड़ सकें आपस में। लेकिन कई बार प्राणी इस कार्य में विफल हो जाता है, तब उदाहरण वो देता है। उदाहरण क्या देता है? कहता है कि एक बालक को काला कुत्ता दिखाई पड़ा, अपने माता पिता
से काले कुत्ते के विषय में वो जानकारी प्राप्त करता है। फिर उसे काली बकरी दिखाई पड़ती है। अवयवों में समानता के कारण वह बकरी को भी कुत्ता मान लेता है। जब बकरी को भी कुत्ता मान लेगा तब ज्ञान और क्रिया आपस में जुड़ नहीं सकती हैं, यानी कि अब उसका समायोजन डिस्टर्ब हो गया। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगी? अनुकूलन का कार्य होगा। अनुकूलन का कार्य कैसे होगा? तो कहता है कि यह दो तरीके से होता है, आत्मसातकरण तथा समाविष्टीकरण। इन दो प्रक्रियाओं के जरिए होता है। आत्मसातकरण में क्या होता है कि नवीन अनुभव पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में जाकर के स्थापित होते हैं, कुछ नए अनुभव प्राप्त करता है। हमने समझा है कि जैसे ही अनुकूलन उसका डिस्टर्ब होगा, जिस संगठन उसका डिस्टर्ब होगा, वैसे ही अनुकूलन का कार्य शुरू हो जाएगा। और अनुकूलन के कार्य में सबसे पहला कार्य होता है आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है कि बालक कुछ नवीन अनुभव को प्राप्त करता है, अंतः क्रिया करके आत्म केंद्रित क्रियाएं करने लगता है। अब जब वो आत्म केंद्रित क्रियाएं करेगा तो कुछ नवीन सूचनाएं प्राप्त करेगा। नवीन सूचनाएं कैसी? जिनके माध्यम से दोनों के बीच अंतर किया जा सके, जिनके माध्यम से दोनों के बीच अंतर किया जा सके, ऐसी नवीन सूचनाएं प्राप्त करता है वो। यानी कि बकरी को अलग बोलते हुए पाता है, कुत्ते को अलग बोलते हुए पाता है। यानी कि अब सूक्ष्म अन्वेषण करता है तो दोनों में कुछ ना कुछ उसको अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन अलग अलग प्राप्त हुई जानकारियों को पूर्व की प्राप्त जानकारियों में ले जाकर के व्यवस्थित जब करता है, जब जोड़ता है, तब आत्मसातकरण की क्रिया कहलाती है। जैसे ही पूर्व के अनुभव में नवीन जानकारियों को जोड़ता है, अंतर क्या है दोनों के बीच उसे क्लियर हो जाता है। जैसे ही अंतर उसे क्लियर हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि कुत्ता अलग है, बकरी अलग है। समाविष्टीकरण का कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है? नवीन ज्ञान के नजरिए से, नवीन अनुभव के नजरिए से पूर्व के बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करता है। जब बालक नवीन ज्ञान की दृष्टि से पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करता है, तब वह समाविष्टीकरण की क्रिया करता है। यानी कि कुत्ते को भौंकते हुए पाता है, बकरी को अलग तरीके से बोलते हुए पाता है। ये नवीन जानकारियों को पहले तो पूर्व की जानकारियों में ले जाकर के जोड़ता है, तब वो आत्मसातकरण कर लेता है। फिर आत्मसातकरण की प्रक्रिया के बाद उसे अंतर कन्फर्म हो जाता है दोनों के बीच। जब दोनों के बीच उसे अंतर कन्फर्म हो जाता है, तब वह नवीन ज्ञान की दृष्टि से पूर्व के ज्ञान में संशोधन करता है, तब समाविष्टीकरण की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से संशोधन करके वह अनुकूलन प्राप्त कर लेता है। अनुकूलन प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो जाता है, या यूं कह लें कि अपने वातावरण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाया, और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाते हुए ये बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। पियाजे बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं समझाता है। पहली अवस्था यह समझाता है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रिया